हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। और आज जो हम करेंगे वो पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द कोल्ड वॉर इरा। और बिल्कुल दोस्तों लेटेस्ट सिलेबस बेस के हिसाब से हम करेंगे, जो कि 2020 में जो सीबीएसई के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए थे। और आपको पता होगा कि सीबीएसई के द्वारा कुछ नई चीज़ें ऐड भी करी गई 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें क्या करी गई, डिलीट भी करी गई हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के बेस पे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर जिसका नाम है द कोल्ड वॉर इरा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार ये जो कोल्ड वॉर जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये जो कोल्ड वॉर जो टर्म है वो इंग्लिश के एक राइटर थे जिनका नाम था जॉर्ज ऑरवेल। जिनका नाम क्या था दोस्तों? जॉर्ज ऑरवेल। यानी पहली बार दुनिया को जो कोल्ड वार जो टर्म जो दिया गया था वो इंग्लिश के राइटर थे जिनका नाम था जॉर्ज वेल, उनके द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, आइए समझते हैं कोल्ड वार का मतलब क्या होता है। कोल्ड वार का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जब युद्ध जैसी स्थिति या फिर उस तरह की परिस्थिति दो या दो से अधिक देशों में इन्वॉल्व हो जाए या फिर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँ और पूरे चांसेस हों कि एक फुल फ्लेज वार हो सकता है, बट इन रियल देयर विल बी नो वार, बट एक्चुअल में किसी भी तरह का युद्ध न होना। इस तरह की परिस्थितियाँ या फिर इस तरह की स्थितियाँ दो देशों के बीच में कोल्ड वार कहलाता है। इसको हम हिंदी में शीत युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ऐसा ही हुआ था दोस्तों आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर के साथ हुआ था। आइए देखते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इंग्लिश एनसीईआरटी के डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वही मतलब है द सिचुएशन ऑफ वॉर बीइंग अमंग टू और मोर कंट्रीज, यानी युद्ध जैसी परिस्थितियाँ या फिर स्थिति उत्पन्न हो जाए जब दो या दो से अधिक देशों में एंड पूरे चांसेस हों अ फुल फ्लेज वार। और दोस्तों क्या हो, पूरे चांसेस हो उनमें युद्ध हो सकता है, बट इन रियल देयर विल बी नो वार, बट एक्चुअल में दोस्तों किसी भी तरह का युद्ध न होना। इस तरह की स्थिति या फिर इस तरह की परिस्थितियाँ जब उत्पन्न होती है दो या दो से अधिक देशों में, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध या फिर हम कहते हैं कोल्ड वार। और ऐसा ही हुआ था आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। और यह जो कोल्ड वार का जो पीरियड था वो आपका 1945 से लेके 1990 तक चला था। इट मीन्स ये जो कोल्ड वार का जो मतलब इरा था एक बहुत लंबा इरा था, करीब 35 साल ये चला था। ठीक है, किन दो देशों के बीच में? यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में यह युद्ध चला था। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं आखिरकार इस कोल्ड वार का कारण क्या था और क्यों यह जो कोल्ड वार उत्पन्न हुआ। ठीक है, आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इसको समझने से पहले हमें सेकेंड वर्ल्ड वार को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो यही है, रीज़न ऑफ कोल्ड वार। आखिर क्या कारण थे कोल्ड वार जैसी स्थिति उत्पन्न होने की बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर हम यूएसएसआर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रसिया प्लस 14 नेशन की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो यूएसएसआर का जो गठन हुआ था दोस्तों वो 1922 में हुआ था। यानी रसिया और उसके आसपास के जितने पड़ोसी मिल्क या फिर उसके सपोर्ट वाले दो देश जो थे वो सब ने मिल के एक संगठन बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसको सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब यूएसएसआर की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? रसिया प्लस 14 नेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर समझते हैं व्हाट आर द रीजंस ऑफ कोल्ड वार। क्या कारण थे जिस वजह से आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार कोल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, ठीक है, जिसमें उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतनी तबाही हुई थी, इट मीन्स पूरी दुनिया हिल गई थी। ठीक है, और ऐसा भी इतिहासकारों का मानना है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार, माफ़ कीजिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसका ही परिणाम है
सेकेंड वर्ल्ड वार होने का भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और यह जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो कब से कब तक हुआ था दोस्तों? 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। इसमें दो ग्रुप की शक्तियाँ लड़ी थी, एक का नाम था एक्सिस पावर और दूसरे का नाम क्या था दोस्तों? अलाइड फोर्सेस, यानी मित्र संघी देश और केंद्रीय शक्तियाँ। अगर हम एक्सिस पावर की बात करें तो यहाँ से किन किन देशों ने इस सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था? जर्मनी ने किया था, इटली ने किया था और आपके जापान ने किया था। और अलाइड फोर्सेस की ओर से इस युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे? यूके, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए। वैसे यूएसए स्टार्टिंग से सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेटेड नहीं था, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है जो कि 1941 के बाद यूएसए भी सेकेंड वर्ल्ड वार में कूद जाता है। ठीक है, आखिरकार सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ क्यों था और सेकेंड वर्ल्ड वार का जो मेन कारण क्या माना जाता है? हुआ यह था दोस्तों, इन द ईयर 1939 जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे क्या कर दिया जाता है? हमला कर दिया जाता है। जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड। इफ वी टॉकिंग अबाउट पोलैंड, पोलैंड वाज द कॉलोनी ऑफ फ्रांस। तो जो ये पोलैंड था वो किसकी कॉलोनी थी? फ्रांस की कॉलोनी थी, जिसके मध्य फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध छिड़ा। और बाद में यह युद्ध दो देशों के बीच मध्य युद्ध अपने आप में एक तरह से इंटरनेशनल वार में कन्वर्ट हो जाता है। तो जर्मनी के सपोर्ट में इटली आ जाता है और फिर बाद में जापान भी आ जाता है और फ्रांस का ही मित्र देश यूके इसके सपोर्ट में होता है और फिर बाद में यूएसएसआर भी इसको ज्वाइन कर लेता है। और इस तरह से एक सेकेंड वर्ल्ड वार की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट यूएसए, क्या स्टार्टिंग से यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वार पार्टिसिपेटेड था? तो जैसे मैंने बताया कि शुरू से यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेटेड नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूएसए था वो इंटरनली आर्म से, वेपन से, वो अलाइड फोर्सेस के जो देश थे उनको वो क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था। जैसे ही ये बात जापान को पता चली तो इन द ईयर 1941 जापान अटैक्ड ऑन पर्ल हार्बर। तो जापान के द्वारा किसके ऊपर हमला कर दिया गया? पर्ल हार्बर के ऊपर हमला कर दिया गया। और ये पर्ल हार्बर किसका क्षेत्र है दोस्तों? ये यूएसए का क्षेत्र था। आमतौर पे पर्ल हार्बर आप ऐसे समझते थे कि यह जो क्षेत्र था यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता था। क्यों इंपॉर्टेंट रखता था? क्योंकि जितने भी उसके जहाज़ के बेड़े थे, वेपनरी सिस्टम थे और उसके युद्ध पोत के जितने भी मतलब वेपनरी सिस्टम होते वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेटिंग की जाती थी। और इसी को ही जापान ने 1941 में हमला करके इसको क्या कर दिया? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और जिसका परिणाम ये रहा कि यूएसए को भी 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व होना पड़ा। और आप ऐसे भी मान सकते हैं कि जब यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया तो आप ये मान के चलिए कि एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वार और एक तरफ यूएसए वर्सेस जापान, यह युद्ध बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हुआ। ठीक है, और एक समय के बाद जापान को लगा कि वो हार सकता है और अंततः 1945 में जापान ने यूएसए के सामने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। इट मीन्स इन द ईयर 1945 जापान वाज सरेंडर। तो जापान ने यूएसए के सामने क्या कर दिया दोस्तों? सरेंडर कर दिया। लेकिन पर्ल हार्बर का बदला लेना था यूएसए को, साथ ही साथ यूएसए का गुस्सा अभी जापान पे शांत भी नहीं था। ठीक है, इसी का ही फ़ायदा उठा के यूएसए ने जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब क्या कर दिए? ड्रॉप कर दिए। यानी जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब से क्या कर दिया गया? हमला कर दिया गया। और जापान के 2 मुख्य शहर थे जिसका नाम था हिरोशिमा एंड नागासाकी। और सबसे पहला जो बॉम्ब अटैक किया गया था वो किया गया था हिरोशिमा पे। 6 अगस्त 1945 को ये हमला किया गया था। और ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे हमला किया गया था। और यह एटम बम इतना ज़्यादा खतरनाक था दोस्तों, आप ऐसे मान सकते हैं कि विथिन अ मिनट लगभग जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ तबाहियाँ नज़र आ रही थी। मानव के इतिहास में सबसे ज़्यादा मानवता की जो एक समय में जो मतलब हत्या हुई
वो हम कंसीडर कर सकते हैं हिरोशिमा और नागासाकी को लेके, ठीक है। अगर हम कई बार पेपर में आपसे पूछ भी लिया जाता है या फिर मतलब मैडम आपसे वाइवा में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो यूएसए के द्वारा जो एटम बॉम्ब्स गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, उन बॉम्ब्स के नाम क्या थे। तो जो बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा पे, उस बॉम्ब का नाम था दोस्तों लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया था उस बॉम्ब का नाम क्या था दोस्तों, फैट मैन। अगर हम बात करें ये जो एटम बॉम्ब्स जो यूएसए के द्वारा जापान के ऊपर ड्रॉप करे गए थे, इनका वेट क्या था, तो यह जो वेट जो अनुमानित है वो माना जाता है 15,000 से लेके 21,000 टन का मतलब एटम बम जापान के ऊपर गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे, ठीक है। तो इस तरह से आफ्टर द मतलब ड्रॉपिंग टू एटॉमिक बम बाय यूएसए ऑन जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर विल बी एंडेड। इट मीन्स जैसे ही मतलब अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर एटम बम गिराया जाता है और इसी एटम बम के साथ साथ यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यह समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं यह मसले चल ही रहे थे और पूरी दुनिया में यह एटम बम और जापान एक चर्चा का विषय बन चुका था, ठीक है। और पूरी दुनिया में एक तरह से अमेरिका की हम कह सकते हैं आलोचना होने लग गई। पूरी दुनिया में से अलग अलग नेगेटिव व्यूज़ आने लग गए, अलग अलग आलोचनाएं होने लगी। अमेरिका की आलोचना ये होने लग गई कि भाई जब जापान ने 1945 में सरेंडर कर दिया था तो इट वाज अननेसेसरी टू ड्रॉप एटम बॉम्ब ऑन जापान। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब जापान ने सरेंडर कर दिया था तो अमेरिका का ये अननेसेसरी बॉम्ब जापान के ऊपर ड्रॉप करने का क्या मतलब बनता है। तो कुछ समय के बाद अमेरिका का यह बयान आता है। बयान यह आता है कि वी वांट दैट दिस वॉर एंड सून। हम चाहते थे कि यह युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए एंड देयर विल बी नो लॉस इन फ्यूचर, और जिससे कि भविष्य में और ज़्यादा नुकसान न हो, इस वजह से हमने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था। ऐसा बयान अमेरिका की ओर से आया था जब उसकी पूरी दुनिया में क्या होने लग गई थी, आलोचनाएं होने लग गई थी। बट इतिहासकारों का और जानकारों का यह भी मानना है कि अमेरिका का जो मतलब ऑब्जेक्टिव था यह 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने का जापान के ऊपर, उसका सीधा सा ऑब्जेक्टिव यह था कि यूएसए वांट टू शो यूएसएसआर, जो अमेरिका है वो यूएसएसआर को दिखाना चाहता था दैट यूएसए इज़ द ओनली सुपर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो यूएसए था वो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब जापान के ऊपर एटम बम गिराया तो वो दिखाना भी चाहता था, जैसा जानकारों का मानना है। उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यह था कि वो दिखाना चाहता था या फिर शो करना चाहता था कि यूएसए इज़ द ओनली सुपर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड। और यहीं से यह भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। और आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, आइडियोलॉजी वार भी क्या हो गई, शुरू हो गई। इट मीन्स जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, एक और वार छिड़ गया, किसके बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। और यह जो वार था वह वार था ये आइडियोलॉजी वार, यानी विचारधारा का युद्ध। अब ये आइडियोलॉजी वार क्या है, यूएसए को लगता था कैपिटलिज्म इज़ बेटर इन द वर्ल्ड, यानी यूएसए का मानना यह था कि पूंजीवाद दुनिया के लिए बेहतर है, यानी अर्थव्यवस्था के सेक्टर में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूंजीवाद बेहतर रहेगा, यानी कैपिटलिज्म इज़ बेटर इन द वर्ल्ड। बट दूसरी ओर यूएसएसआर चाहता था समाजवाद पूरी दुनिया में बेहतर होना चाहिए, यानी सोशलिज्म इज़ बेटर इन द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक 2 तरह की होती है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है और एक आपकी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हों या फिर मतलब वैसे आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि आज के समय में 3 तरह की इकोनॉमी इस्तेमाल करी जाती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का
मिक्स कॉम्बिनेशन है, मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। तो मिक्स इकोनॉमी को इकोनॉमी है नहीं, बस इसको इकोनॉमी का दर्जा मिला हुआ है। बट पूरी दुनिया में दो ही तरह की इकोनॉमी होती है, या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है। और अगर बात करें हम मिक्स इकोनॉमी को, तो 1998 में हमारे जो महान इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर अमर सेन के द्वारा मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट लाया गया था। बट अगर हम बात करें उस समय में, तो उस समय बस दो ही तरह की इकोनॉमी थी, और यह भी एक वार का रूप ले चुका था, जिसको बोला जाता है आइडियोलॉजी वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या होता है कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म का मतलब यहाँ पे ये होता है दोस्तों, कैपिटलिज्म मॉडल अलाउ फ्री मार्केट कंडीशन एंड गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर। इट मीन्स कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि एक फ्री मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट का किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है, और पूरी की पूरी मार्केट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेस पे काम करती है। बट दूसरी ओर यूएसएसआर क्या चाहता था कि पूरी दुनिया में क्या हो, समाजवाद हो, यानी सोशलिज्म हो। सोशलिज्म मॉडल अलाउस डिड नॉट अलाउड फ्री मार्केट कंडीशन, यानी सोशलिज्म में क्या होता है, फ्री मार्केट कंडीशन अलाउड नहीं होता, और टोटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इट मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि समाजवाद मतलब सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो यूएसए चाहता था कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म हो, और यूएसएसआर क्या चाहता था, पूरी दुनिया में क्या हो, सोशलिज्म हो। तो यह भी एक वार छिड़ गई थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। और आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों ही देश क्या बन चुके थे, एक न्यूक्लियर देश बन चुके थे। इट मीन्स यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो चुके थे, न्यूक्लियर देश बन चुका था, और दूसरी ओर अमेरिका भी एक न्यूक्लियर देश बन चुका था। तो और स्थिति इन दोनों देशों के बीच में इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि यह अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल था कि मतलब अगर दोनों देशों के बीच में एक फुल फ्लेज वार हो जाता तो उसका परिणाम क्या होता, और यह कह पाना थोड़ा सा मुश्किल था कि हु विल बी विनर, क्योंकि दोनों ही देश न्यूक्लियर देश थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तय था कि बर्बादी दोनों देश की अधिकांश हो जाता, जिसका मतलब एक अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता, ठीक है। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और यह जो स्थिति रही बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, यह रहा करीब करीब दोस्तों 35 ईयर्स तक ये परिस्थितियाँ दोनों देशों के बीच में बनी रही, यानी 1945 से लेके 1990 तक। द होल पीरियड, इस पूरे के पूरे पीरियड को ही क्या बोला गया है, द कोल्ड वॉर इरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है, द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। द लॉजिक ऑफ डिटरेंस के नाम से भी इस पूरे के पूरे कोल्ड वार की सिचुएशंस को जाना जाता है। तो कई बार आपसे एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ लॉजिक ऑफ डिटरेंस। तो आप इस पूरे के पूरे मतलब प्रोसेस को, इस पूरे के पूरे मतलब एक चार्ट को आप समझा सकते हैं, और 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बनता ही बनता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कोल्ड वॉर इरा का एक फर्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही आपके लिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस टॉपिक के अगला टॉपिक करेंगे, जैसा मैंने बताया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।